हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर है जो सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेल को लेकर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग चलेंगे आज, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको सेल। तो सेल के बारे में हम लोग क्लास 8 तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। जब क्लास 8 का एनसीईआरटी की बात हो रही है तो क्लास 8 के एनसीईआरटी तक की बात करेंगे। 9 के इसमें जो फैक्ट्स होंगे, जो अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग रेस्ट्रिक्टेड अपने आप को रखेंगे क्लास 8 तक के सिलेबस के साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं सेल को ले। तो सेल जो है आपको क्या है, सेल हमारा क्या होता है, सेल के बारे में कुछ स्पष्ट पता है क्यों क्या है हमारा, वो आपको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। सेल सेल क्या कहलाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा होता है। ओके, सेल का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, सेल की डिस्कवरी की जब बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने आप लोग किया था फर्स्ट टाइम पे। और उन्होंने क्या कि कहाँ से किया था, वो माइक्रोस्कोप उस समय एक माइक्रोस्कोप का हो गया था, आपको डिस्कवरी हो गया, इन्वेंशन हो गया था माइक्रोस्कोप का। उसके हेल्प से उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्ड के स्लाइस उन्होंने देखा था। और वो जो सेल थे वो क्या थे, वो डेड सेल थे। ओके, तो डेड सेल के बारे में डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक है जिसने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। लेकिन जो सेल थे वो कैसे थे, वो आपको डेड सेल थे। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको हाँ, उसके बाद हमारा जो है आपको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने आपको डिस्कवर किया था। तो इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो किस तरह के सेल थे, वो आपको लिविंग सेल थे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेल के साइज के बारे में, साइज ऑफ द सेल हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल के साइज के बारे में, साइज ऑफ द सेल हमारा है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा सेल है बैक्टीरियम का है। ओके, जिसका अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उसका जो ये है आपको, अगर साइज साइज को देखा जाए तो 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर तक उसका साइज है। फिर लार्जेस्ट एग की बात करेंगे तो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है। फिर शेप की अगर बात करेंगे तो कोई फिक्स शेप नहीं होता, हम कभी नहीं कर सकते हैं कि इसका जो सेल का साइज फिक्स्ड होगा। स्पाइनल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, इवन जो इरेगुलर शेप भी हो सकता है, जैसे अमीबा को सीटोपोडिया देखा जाता है। अमीबा के जो अमीबा है हमारा, वो सीटोपोडिया के लिए जाना जाता है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे आपको आरबीसी के लिए बात करेंगे हम लोग कि आरबीसी ऑफ सीप जो है हमारा, आरबीसी ऑफ जो सीप है हमारा, उसको कैसा स्फेरिकल शेप आ जाएगा। आरबीसी का शेप कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा। आरबीसी ऑफ कैमल क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल आ जाएगा। और आरबीसी ह्यूमन का साइज का, वो आरबीसी जो ह्यूमन में जो डब्ल्यूबीसी जो ह्यूमन में होते हैं उनका कोई शेप और नहीं रहता, वो चेंज अपना कर सकते हैं। और नर्व सेल जो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर हमारा, सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। तो सेल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तीन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इसका ये एस्पेक्ट होते हैं, पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, एक हमारा साइटोप्लाज्म होता है, और दूसरा हमारा होता है वो होता है आपको न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल का होता है। सेल अगर हम देखें तो सेल बीच में न्यूक्लियस है आपको, क्योंकि रोड से ये जो हमारा है ना, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, और ये जो हमारा ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। अभी ओके,
तो ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसकी खासियत क्या है ना कि ये बहुत थीन होता है, डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है हमारा वो। और उसके बाद ये जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसको सेलेक्टिव परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल होता है ये पोरस होता है, और ये डेलिकेट तो होता है, ये आपको अलाउ करता है कुछ खास खास चीजों को बाहर जाने के लिए, और वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने के लिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो उसके लिए सही रहता है उसको इन करके भी। तो इसलिए जो है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो है हमारा, ये आपको साइटोप्लाज्म जो है ये कौन से पार्ट में कहा जाएगा, तो साइटोप्लाज्म आपको सेल है, तो सेल का ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और ये बीच में ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसका हमारा क्या कहते हैं, इसका एक पीछे में आपको न्यूक्लियस है, तो उसका मेम्ब्रेन जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है आपको, उसके रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो है ना हमारा, ये हमारा एक लिविंग पार्ट होता है। इसके बारे में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये जो है आपको एक लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल का होता है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसमें शुगर भी प्रेजेंट होता है, साल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इनके ज्यादा आपको ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसे बहुत वेरियस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो आप लोग जब सेल को स्ट्रक्चर सेल जब भी कोई सेल को पढ़ता है, तो सेल जो कि हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ हमारा लाइफ है, तो सेल क्या करते हैं, सेल सारे बेसिक फंक्शन करते हैं जो हमारा बॉडी करता है। तो वो सारे बेसिक फंक्शन वो करता कैसे है, तो वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स के थ्रू करता है। यानी कि प्लास्टिड्स, प्लांट की बात करें तो प्लास्टिड्स में आएंगे। अगर अगर एनिमल सेल की बात किया जाएगा, तो वहां पे आपको सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आप गोल्जी बॉडी हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपको राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये जो सारे इम्पोर्टेंट जो आपको एक स्ट्रक्चर, सारे इम्पोर्टेंट जो पार्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो ही जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। और इनकी उपस्थिति होती कहाँ है, इनकी उपस्थिति होती है आपको साइटोप्लाज्म में इनकी उपस्थिति, और ये साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जितना भी लाइफ प्रोसेस का काम जो होता है विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्गेनल्स के माध्यम से सेल करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको देख लिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम न्यूक्लियस को देखेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल, क्योंकि हमारा जब भी सेल स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो 3 बात सबसे इम्पोर्टेंट आएगा स्ट्रक्चर में। सबसे पहला उसका आउटर मोस्ट लेयर दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद आएगा आपको साइटोप्लाज्म, द रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन। उसके बाद बात आएगी आपको न्यूक्लियस की, जिसको कहा ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस आप सेल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हो गए। तो न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल बॉडी होता है जो प्रेजेंट होता है विदिन द साइटोप्लाज्म इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में आपको ये प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनिक सेल ऑर्गेनल्स का ही पार्ट होता है, जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट आपका सेल ऑर्गेनल है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसको ब्रेन सेल भी कहा जा सकता है। बाउंडेड बाई ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या बाउंड रहता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि पोरस होता है, और इसका भी जो
मेम्ब्रेन होता है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कुछ मूवमेंट्स को उसके इन करने के लिए भी, और वहां से जाने के लिए भी वो अलाउ करते हैं। तो अभी न्यूक्लियस में भी और इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे। न्यूक्लियस की जब बात करेंगे तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है उसका फिगर से हम लोग देखते हैं क्या। तो हम न्यूक्लियस को देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है हमारा, न्यूक्लियस में आपको ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में आपको आपको सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउट ये जो देखिए इसका न्यूक्लियस का जो रीजन होता है ना वो बाउंडेड बाय आपको मेम्ब्रेन, उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके अंदर में एक आपको डेंस रीजन मिलता है, डार्क डेंस, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसके बाद इसमें एक धागा लाइक आपको एक मटेरियल पाया जाता है, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। और फिर हमारे क्या होता है, इसके अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोलस को देखते हैं। क्या एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। और न्यूक्लियर प्लाज्मा की बात करें, इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे क्या एक डेंस फ्लूइड होता है। ये जो इसके अंदर का जो जो भी आपको फ्लूइड होगा वो गाढ़ा और चिपचिपा सा रहेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है। ऐसे कंपोजिशन को देखा जाए तो वो 18% ऑफ फैट होता है। इसके बाद आपको 80% ऑफ वाटर होता है, उसमें फैट भी प्रेजेंट होता है, कार्ब्स भी रहता है और प्रोटीन्स भी रहता है। तो ये सारे तत्व जो रहते हैं आपको न्यूक्लियर प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें इसमें और भी पार्ट की तो इसमें क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में हम देख लेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। तो जो क्रोमोसोम है वो एक, वो जो ना न्यूक्लियस जो है कंटेन करता है थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर, थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर। तो इसको ही कहा जाता है, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है, इसी का बना होता है। तो थ्रेड स्टेटिक क्रोमेटिन जो रहता है ना उसे पूरा फैला रहता है, चारों बगल चिपकाया रहता है उसको, आपको किस में न्यूक्लियस में फैला रहता है थ्रेड स्ट्रक्चर, उसी से बना रहता है क्रोमोसोम। ओके, और ये जो है इसमें, और वो जो थ्रेड स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये जो क्रोमेटिन है वो क्या करता है, वो डीएनए को कंटेन करता है और कुछ सर्टेन प्रोटीन्स को भी वो कंटेन करके रखता है। और इसको, इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और ये जो क्या करता है ना, ये जो डीएनए यही यही जीन को कैरी करता है। और जिन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जिन का इंपॉर्टेंस ये है कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि हमारे और जो हमारे न्यू जनरेशन होते हैं जो अपने पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, उसका मेन कैरियर कौन है उस कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो जो कैरियर कहा जाएगा वो जीन हो, है ना। तो जीन होता है, जीन को कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करते हैं। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन में रहते हैं, क्रोमेटिन से हमारा क्रोमोसोम बना रहता है। तो ये सब हमारे न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे हेरिडिटरी, हमारे जो भी वंश चलता है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरेक्टर जो कैरी होता है जनरेशन टू जनरेशन, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल यही है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, हमारे न्यूक्लियस के फंक्शन को मैं देख लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन जब हो रहा होता है, जब एक सेल से दूसरा सेल का डिवीजन होगा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फॉरवर्ड किया जाता है उसका सारा का जिम्मेवारी न्यूक्लियस के ऊपर होता है। हम अभी देखे थे कि डीएनए के बाद हम देखे थे कि आपको जो उसमें क्रोमेटिन जो मटेरियल है जो उसे पूरा स्प्रेड होता है, वो क्या कर रहा है, जिनको कैरी कर रहा है, डीएनए को कैरी कर, डीएनए जिन को कैरी कर रहा है, वही जिन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो जो पेरेंट को उसके ऑफस्प्रिंग से मिलते हैं। तो सेल डिवीजन जब हो रहा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को फॉरवर्ड कर। तो और इसके बाद इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल के सारे एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। अगर उसको कहा जाए कि ब्रेन, सेल का ब्रेन है, कंट्रोल सिस्टम है सारा,
तो गलत नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द स्टेट। आई होप आप लोगों की ये बात अच्छी लगी हो, और आई विश कि मैं कंटिन्यू रहूं आप लोगों के साथ रीज लेकर के। और हम लोग एनसीईआरटी का सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करते हैं क्लास 8 का। तो वो पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखे और पढ़ते रहे। थैंक यू।